Good morning, everyone. In this video, we will discuss the remainder topics of the brick and stone masonry. तो इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स, जिसमें हम काफ़ी सारी ब्रिक्स उनकी शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट है हमारा फुल ब्रिक। फुल ब्रिक का जो कंस्ट्रक्शन है थोड़ा इस तरह का होगा। अब इसी से हम बाकी सारी ब्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करेंगे। सपोज ये डॉटेड फ्रेम में हमारी फुल ब्रिक है। अगर ये लॉन्गिट्यूडनली कट है, लॉन्गिट्यूडनली मतलब इस तरह से इफ दिस ब्रिक इज कट इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली अगर ये ब्रिक कट है तो इसको हम बोलेंगे क्वीन क्लोजर, क्वीन हाफ ब्रिक, क्वीन हाफ ब्रिक। ठीक है, वो क्वीन हाफ ब्रिक कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनली कट, ठीक है, इन टू पार्ट्स। अब यही ब्रिक सपोज ये आपकी फुल ब्रिक है। अब यही ब्रिक जैसे पहले पूरी लॉन्गिट्यूडनली कट हुई थी टू पार्ट्स में, अब वो लॉन्गिट्यूडनली फिर से और हाफ में कट हो जाता है। ठीक है, लेटरली, अब लेटरली वो लॉन्गिट्यूडनली अब लेटरली कट होता है हाफ में। ठीक है, ये आएगा क्वीन क्लोजर क्वार्टर। ठीक है, मतलब 3/, ये ऑलमोस्ट 20% होता है ये, इसको हम बोलेंगे अपना क्वीन क्लोजर क्वार्टर, क्वीन क्लोजर क्वार्टर। इसके बाद सपोज ये हमारी एक ब्रिक है। अब ये ब्रिक आपके हेडर से भी और स्ट्रेचर से भी इसका मिड पॉइंट ऑफ हेडर और मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेचर आपका कट होता है। सपोज इस तरह से, तो इस तरह की ब्रिक को विल कॉल किंग क्लोजर। दिस टाइप ऑफ ब्रिक विल कॉल किंग क्लोजर। इसमें हम मिड टू मिड कट करते हैं, मिड ऑफ द हेडर एंड मिड ऑफ द स्ट्रेचर। ठीक है, अगर हेडर के मिड से स्ट्रेचर का एंड पॉइंट अगर कट करते हैं तो उस ब्रिक को वी कॉल इट एज बिवेल्ड क्लोजर। नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रिक इज अगर इसके मिड ऑफ द हेडर से द ब्रिक इज cut from mid of the header to end of the stretcher, then it is called as beveled stretcher. इस तरह की ब्रिक को भी called as beveled closure। इस तरह की ब्रिक को भी call it as beveled closure। इसमें कट होता है मिड टू कॉर्नर कट, मिड टू कॉर्नर कट। ठीक है, अब इसके एंड से, हेडर के एंड से, इफ ब्रिक इज कट फ्रॉम द एंड ऑफ द हेडर और द कॉर्नर ऑफ द हेडर, कॉर्नर ऑफ हेडर से 45 से 60 डिग्री के एंगल पे अगर कट करते हैं उसको, तो उसको हम मिक्स्ड क्लोजर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सपोज ये आपको फुल ब्रिक है। अब फुल ब्रिक है, इस ब्रिक के कॉर्नर से, मतलब हेडर के कॉर्नर से 45 से 60 डिग्री पे अगर मैं कट कर रहा हूँ, इसको 45 से 60 डिग्री पे कट करो, मतलब ऑलमोस्ट ये इधर जैसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये 45 से 60 डिग्री का होगा। ठीक है, इस एंगल वाली ब्रिक को वी कॉल एज 45 to 60 डिग्री का एंगल होगा मिक्स्ड क्लोजर, मिक्स्ड क्लोजर। और अगर कोई ब्रिक वी कट लेटरली, कोई ब्रिक हम लेटरली कट करते हैं हाफ, तो उस ब्रिक को बोलते हैं हाफ बेट। लेटरली मतलब सपोज ये इस तरह से, इफ एनी ब्रिक इज कट लेटरली दिस टाइप, इन दिस वे, एनी ब्रिक इज कट लेटरली इस तरह से, तो उस ब्रिक को हम बोलेंगे हाफ बेट,
उस ब्रिक को वी कॉल एज हाफ बेड, ठीक है। और जैसे हमने लॉन्गिट्यूडनली ब्रिक कट किया था क्वीन क्लोजर में, ठीक है, उसका उसका भी अगर हम एक पार्ट, छोटा सा पार्ट कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल मतलब फॉर एग्जांपल ये पार्ट, सिर्फ इतना सा पार्ट, अगर हम इतना सा ही पार्ट कंसीडर करते हैं अगर, ठीक है, ये वाला पार्ट ब्रिक का, तो इस ब्रिक को, इस तरह की ब्रिक को वी कॉल एज इट एज अ स्प्लिट, हम इसको स्प्लिट बोलते हैं। और अगर हम दोनों, सपोज ये हमारा हाफ बैट है या हमारी फुल ब्रिक है, फुल ब्रिक के दोनों साइड से, मतलब इधर से भी 90 डिग्री, मतलब इधर से भी एक एंगल, इधर से भी एक एंगल, और एक एंगल 90 डिग्री एक बनाता है बीच में, तो उस तरह की ब्रिक को हम बोलते हैं स्क्विंट ब्रिक, ठीक है। ये हमारी फुल ब्रिक है। इधर से अगर 90 डिग्री का एंगल कट होता है, इधर से अगर 90 डिग्री का एंगल कट होता है, तो इस तरह की ब्रिक बनेगी। ब्रिक थोड़ी कुछ इस तरह की बनेगी इसमें, और ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। इस ब्रिक को भी कॉल स्क्विंट ब्रिक, ठीक है। और एक और शेप होती है ब्रिक की, सपोज अगर हम ब्रिक को कुछ इस तरह से कट करते हैं, इस तरह से कुछ ब्रिक कट होती है, तो उसको बोलते हैं कॉर्नाइस ब्रिक, CORNIC, कॉर्नाइस ब्रिक, ठीक है। और जैसे हाफ बैट थी, वैसे ही अगर कोई 75% लिटरली कट होती है ब्रिक, उसको हम बोलते हैं 3/4 बैट, मतलब ऑलमोस्ट 75% यहाँ तक आ गया। इस तरह की ब्रिक को हम बोलेंगे 3/4 बैट। ये 75% होती है, 3/4 बैट या 3/4 बैट, 3/4 बैट। और एक ब्रिक जो है वो आर्चीज में, एक इस तरह की ब्रिक जो है आर्चीज में यूज़ होती है, वोज्यूर बोलते हैं उसको, वोज्यूर, थोड़ी इस तरह की होती है। इसका थोड़ा डायग्राम भी डिफ़िकल्ट है। इस तरह की कुछ ब्रिक है, ये आर्चेस में यूज़ होती है, VOUSSOIR, वोज्यूर, यूज इन आर्चेस, आर्चेस में यूज़ होती है ब्रिक। तो क्वेश्चन बनता है कभी, काफ़ी बार क्वेश्चन ये बनता है, पहला इनमें से एक इस तरह का क्वेश्चन बनता है, किसी भी इंग्लिश बॉन्ड में, फ्लेमिश बॉन्ड में अगर हमारे ब्रिक की कॉन्टिन्यूटी ब्रेक करनी होती है, तो अल्टरनेटिव कोर्स में हमारा क्वीन क्लोजर लगता है। दूसरा, इंग्लिश बॉन्ड में 3/4 बैट लगता है, ठीक है। और इनके कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आ सकता है, जैसे आपका ये किंग क्लोजर है, ये मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट पे कट होता है, बिल विल्ड है, मिड पॉइंट टू कॉर्नर पॉइंट पे कट होता है, ठीक है। वैसे मिक्स क्लोजर है, स्क्विंट क्लोजर का बनता है क्वेश्चन, ठीक है। ये बेसिक 12 टाइप ऑफ ब्रिक्स हैं जो पता होनी चाहिए कि किस किस तरह की शेप अगर होगी आपकी ब्रिक की प्रैक्टिकल लाइफ में भी, तो उसको क्या बोलेंगे। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लासीफाई हम ब्रिक को 3 तरह से करते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक और थर्ड क्लास ब्रिक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास।
ठीक है, लेट्स डिस्कस देम इन ब्रीफ। फर्स्ट क्लास ब्रिक, हमने हमारे जो ब्रिक में जो मोल्डिंग होती है वो दो तरह की होती है जनरली। एक होती है हैंड मोल्डिंग, होती है मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग में दो तरह की होती है, टेबल मोल्डिंग और ग्राउंड मोल्डिंग। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक में हमारी होती है टेबल मोल्डिंग। फर्स्ट क्लास ब्रिक में हमारी यूज़ है टेबल मोल्डिंग। बाकी सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में ग्राउंड मोल्डिंग यूज़ होती है, ग्राउंड मोल्डिंग। ठीक है, अब टेबल इस मोल्डिंग के साथ इसमें बर्निंग जो होती है कैसी होती है, बर्निंग कहाँ पे होती है, मतलब फर्स्ट क्लास में जो होगी बर्निंग भी हमारी दो तरह की होती है, किलन में होती है और एक क्लैंप में होती है। क्लैंप बर्निंग जो थी वो पहले यूज़ होती थी, या फिर वो मतलब अच्छी ब्रिक्स के लिए यूज़ नहीं होती है, किलन बर्निंग ही यूज़ होती है, जिसमें हमारी दो है। उसमें भी फर्दर एक बुलस्ट्रेंज किलन है, एक हॉफमैन किलन। विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट टॉपिक। पर अभी फ़िलहाल ये देख लो कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसमें हमारी जो बर्निंग होती है वो किलन में होगी, किलन बर्निंग, किलन बर्निंग, ब्रिक बर्नट इन किलन। इसमें भी किलन होगी, बर्नट इन किलन में ब्रिक को हम बर्न करते हैं। इसमें हम ब्रिक को क्लैम्प में बर्न कर, जो ब्रिक क्लैम्प में बर्न हुई होगी वो थर्ड क्लास ब्रिक की तरह ब्रिक बन जाती है एक तरह से, बर्नड इन क्लैम्प, क्लैम्प बर्निंग। ठीक है, पहला पॉइंट तो बेसिक सा ये देखो। दूसरा पॉइंट, जो इसके सरफेस शेप होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक की, सरफेस जो है वो मतलब बढ़िया होता है। शेप, एजेस उसके शार्प होते हैं, शेप उसकी परफेक्ट होती है, रेक्टेंगुलर। ठीक है, आपका जो कलर भी रेड होता है और चेरिश रेड सा कलर होता है, स्ट्रेट ब्रिक होती है बिल्कुल। तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक में सरफेस एंड एज ऑफ ब्रिक आर शार्प। पहली चीज़, एजेस शार्प हैं, सरफेस आपका पर ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा रफ होगा ना बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा, एडिक्वेट और ऑप्टिमम होगा। ठीक है, एक तरह से आप बोल सकते हो स्मूथ बोल सकते हो। सरफेस एंड एज ऑफ द ब्रिक आर स्मूथ एंड शार्प रिस्पेक्टिवली, या शार्प, स्मूथ एंड स्ट्रेट। ठीक है, इसमें क्या होगा, सरफेस ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक में जो सरफेस होगा ब्रिक का वो थोड़ा बहुत स्मूथ नहीं होगा, वो काफ़ी हद तक रफ होगा और शेप भी उसकी स्लाइटली इरेगुलर सी होगी। ठीक है, सरफेस कैसा होगा इसका, रफ होगा, और इसकी जो शेप भी होगी वो स्लाइटली इरेगुलर होगी, इसकी शेप भी स्लाइटली इरेगुलर होगी। और थर्ड क्लास ब्रिक में क्या होगा, इसमें सरफेस रफ होगा और जो इसकी शेप होगी वो इरेगुलर होगी विद डिस्टॉर्टेड एज। ठीक है, तीन ही चीज़ें इसमें, सरफेस कैसा होगा, रफ होगा, शेप होगी इरेगुलर विद डिस्टॉर्टेड एजेस। इसके एजेस शार्प होंगे, इसके एजेस भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक होंगे। ठीक है, स्लाइड इरेगुलरिटी होगी इसमें, इसमें इरेगुलर होंगे विद डिस्टॉर्टेड एजेस। ठीक है, सरफेस, शेप और एजेस के बारे में डिस्कशन थी है। इसमें जो भी लॉट होगा फर्स्ट क्लास ब्रिक का, उसमें ऑल गुड क्वालिटी ब्रिक होगी, सारी की सारी गुड क्वालिटी ब्रिक होगी, ऑल गुड क्वालिटी ब्रिक। ठीक है, इसमें सारी गुड क्वालिटी ब्रिक नहीं होगी। ठीक है, है ना, नॉट ऑल गुड क्वालिटी ब्रिक, नॉट ऑल गुड क्वालिटी ब्रिक। और इसमें तो क्या होगा, जब हम दो ब्रिक्स को स्ट्रक भी करेंगे तो हमारी साउंड भी कोई रिंगिंग साउंड नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हो आप, इसमें गिव्स डल साउंड व्हेन स्ट्रक टुगेदर, व्हेन struck together, gives dull sound when struck together in third class brick.
और लास्ट पॉइंट आप इसका यूज़ का कर दो, ठीक है। कहाँ यूज़ होगी फर्स्ट क्लास ब्रिक? फर्स्ट क्लास ब्रिक हमारी जनरली यूज़ होगी परमानेंट स्ट्रक्चर्स में, सुपीरियर वर्क में। कहाँ कहाँ यूज़ होगी? सुपीरियर वर्क या परमानेंट स्ट्रक्चर्स में। और जो सेकंड क्लास ब्रिक है ये भी यूज़ हो जाएगी सब जगह, बस उसमें ब्रिक में हल्का सा कोट चाहिए प्लास्टरिंग का, ब्रिक टू बी प्रोवाइडेड विद प्लास्टरिंग, तो फिर ये काफ़ी जगह यूज़ होती है प्लास्टरिंग। इवन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज में भी यूज़ होती है सेकंड क्लास ब्रिक, अगर उसको प्लास्टिक की हम कोटिंग देते हैं। और थर्ड क्लास ब्रिक जो होगी वो मतलब टेम्परेरी स्ट्रक्चर रख लो आप, और जो इम्पोर्टेंट नहीं होते, अनइम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स एंड टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, ये एक आपकी छोटी सी बेसिक सी क्लासिफिकेशन, जिससे आपको पता लग जाए कि फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक होती किस तरह की है, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, तो हमारे प्रोसेसेस क्या क्या यूज़ होते हैं। जैसे सबसे पहले हम साइट पे जाएंगे, उसकी अनसॉइलिंग करेंगे, ठीक है। अनसॉइलिंग के बाद खोदेंगे हम, है ना। विल स्टार्ट डिगिंग करने के बाद जो भी हमारे को मटेरियल मिलता है, क्ले मिलता है, विल डू इट्स क्लीनिंग, ठीक है। उसके बाद उसकी वेदरिंग करेंगे, ठीक है। उसकी वेदरिंग के बाद विल डू इट्स ब्लेंडिंग, इसकी हम फिर ब्लेंडिंग करेंगे, ठीक है। पानी पूनी डाल के फिर उसमें उसकी एक शेप विल ट्राई मेक गिविंग इट्स शेप, तो हम टेम्परिंग से करते हैं। कहाँ पे होती है टेम्परिंग? पग मिल्स में यूज़ होती है ना। टेम्परिंग के बाद हम फिर उसको सुखाएंगे, है ना। ब्रिक को सुखाने के बाद विल टेक इट इनटू बर्निंग प्रोसेस, किलन या किस तरह का किलन, हॉफमैन, बुल ट्रेंच, उस फिर हमारी ब्रिक रेडी हो जाती है इसके बाद, ठीक है। ये प्रोसेस है हमारे यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक के लिए। दीज आर द प्रोसेस विच आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। पहला प्रोसेस है अनसॉइलिंग का। सॉइल होगी जो किसी यूज़ की नहीं होती है, जैसे सैंड होगी, मतलब जनरली हमारे को देखना भी है पहले जो हमारी क्वेरी होगी वो किस तरह उसमें मटेरियल किस का है, रॉ मटेरियल कितना परसेंटेज का, किस परसेंटेज का ज़्यादा है। जैसे हमारे कंपोजिशन सलीम के अकॉर्डिंग सिलिका बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो उस तरह से हम पहले फाइंड आउट करेंगे, उसमें अनसॉइलिंग करेंगे, ठीक है। हम अपना एरिया देखेंगे कहाँ पे हमारे को उस तरह का कंपोजिशन मिल रहा है एक ब्रिक में। अनसॉइलिंग करने के बाद उसकी डिगिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, फिर उसमें वेदरिंग करते हैं। वेदरिंग के बाद उसकी ब्लेंडिंग होगी, उसकी फिर हम पानी वानी डाल के उसकी शेप्स बनाएंगे, टेम्परिंग करेंगे, फिर उसको सुखाएंगे, फिर से बर्न करेंगे, फिर से नहीं मतलब फिर बर्न करेंगे, ठीक है। ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक के बाद हमने ऊपर पढ़ा फर्स्ट क्लास में टेबल मोल्ड होता है, बाकी दोनों सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में ग्राउंड मोल्डिंग यूज़ होता है। तो मोल्डिंग हमारी होती मोल्डिंग जो है हमारी दो तरह की होती है। एक होती है हैंड मोल्डिंग या मैनुअल मोल्डिंग बोल दो आप, हैंड मोल्डिंग, और दूसरी होती है मोल्डिंग। दो तरह की होती है, एक होती है दो तरह से होती है, एक होती है हैंड मोल्डिंग, एक होती है मशीन मोल्डिंग, ठीक है। हैंड मोल्डिंग एंड मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग किस लिए यूज़ होती है और मशीन मोल्डिंग किस सॉइल के लिए यूज़ होती है? देखो, हैंड मोल्डिंग यूज़ होगी आपकी सॉफ्ट सॉइल के लिए और दूसरा स्मॉल स्केल वर्क के लिए। मशीन मोल्डिंग यूज ये होगी हार्ड सॉइल के लिए और लार्ज स्केल वर्क के लिए। ये होगी सॉफ्ट सॉइल के लिए, ये होगी हार्ड सॉइल के लिए, ये होगी स्मॉल स्केल वर्क के लिए। हैंड मोल्डिंग विल बी यूज फॉर स्मॉल स्केल वर्क, ठीक है। ये होगी मशीन मोल्डिंग लार्ज स्केल वर्क के लिए यूज, ठीक है। अब जो हैंड मोल्डिंग है ये भी दो तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहली है
पहले कैसे करते हैं हम हैंड मोल्डिंग, एक करते हैं जो हमारी ग्राउंड मोल्ड ब्रिक होती है, ग्राउंड मोल्ड ब्रिक, और दूसरी होती है टेबल मोल्ड ब्रिक, ग्राउंड मोल्ड ब्रिक और टेबल मोल्ड ब्रिक। ठीक है, ऐसे ही है मशीन मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग में किस तरह की होती है, पहली है अपनी प्लास्टिक क्ले मशीन और दूसरी है ड्राई क्ले मशीन मेथड। ठीक है, ये प्लास्टिक क्ले होती है वायर कट ब्रिक, जो वायर से कटिंग होती है इसकी, ये होती है प्लास्टिक क्ले मशीन, और ड्राई क्ले मशीन होती है इसका मेथड होता है प्रेस्ड ब्रिक के थ्रू मोल्डिंग होती है, इसमें हमारी प्रेस करके हम मोल्डिंग करते हैं। पहली है प्लास्टिक क्ले मशीन, पहली है प्लास्टिक क्ले मशीन मेथड, MACHINE मशीन मेथड। इसमें हम वायर कट मेथड यूज़ करेंगे, वायर कट ब्रिक मिलेगी हमारे को इसमें, वायर कट ब्रिक, इसमें हमारे को वायर कट ब्रिक मिलेगी। और दूसरा है प्लास्टिक क्ले मशीन मेथड, और दूसरा है ड्राई क्ले मशीन मेथड, ड्राई क्ले मशीन मेथड। ड्राई क्ले मशीन मेथड में जो हमारे को जो मोल्डिंग होती है वो प्रेसिंग के थ्रू होती है, प्रेस्ड ब्रिक मिलेगी इसमें। ठीक है, और ड्राई क्ले मशीन मेथड में जो हमारी ब्रिक बनती है उसकी हमारे को ड्राइंग की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो डायरेक्टली ये वाला जो हमारा प्रोसेस है ड्राइंग वाला, ये ड्राई क्ले मशीन मेथड में यूज़ नहीं होता है, डायरेक्टली टेम्परिंग के बाद वो बर्निंग में सेंड हो जाती है इन ड्राई क्ले मशीन मेथड में। मोल्डिंग के ये थे दो, हैंड मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग में ग्राउंड मोल्ड ब्रिक होती है और टेबल मोल्ड ब्रिक होती है। मशीन मोल्डिंग में प्लास्टिक क्ले मशीन होती है और ड्राई क्ले मशीन मेथड होता है, जिसमें जो ड्राई क्ले मशीन मेथड में होता है उसमें ड्राइंग की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली हम आपकी बर्निंग में ब्रिक की डायरेक्ट बर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ड्राइंग कैसे करते हैं ब्रिक की। ड्राइंग का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, पहले ड्राइंग दो तरीके से होगा, एक तो होगा आपका जनरल आर्टिफिशियल, एक होगा नेचुरल ड्राइंग प्रोसेस। ठीक है, दो तरह का होगा, आर्टिफिशियल और नेचुरल। इसमें जो चीज़ है ध्यान रखने वाली वो ये है कि जो हम ड्राइंग करते हैं, हम करते हैं 7 से 14 दिन के लिए, 7 to 14 डेज के लिए, विद 5 to 7% मॉइस्चर कंटेंट से, विद 5 to 7% मॉइस्चर कंटेंट के साथ। अब है बर्निंग ऑफ ब्रिक, जो कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते भी हैं। बर्निंग ऑफ ब्रिक से दो तरह से बर्निंग होती है, एक क्लैम्प के थ्रू, एक होती है किलन के थ्रू। ठीक है, पहले है इन क्लैम्प और दूसरी है इन किलन बर्निंग। ठीक है, क्लैम्प से हमारे को मिलती है 3rd क्लास ब्रिक, किलन से 2nd और 1st क्लास ब्रिक, पहली चीज़। ठीक है, और किलन भी हमारी दो तरह की होती है, इंटरमिटेंट किलन और कॉन्टिन्यूस किलन। ठीक है, किलन भी हमारी दो तरह की होती है, एक होगी इंटरमिटेंट किलन और दूसरी होगी कॉन्टिन्यूस किलन। अब कॉन्टिन्यूस किलन जो है फर्दर डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, जिसका क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, ये आपके पहली है बुल्स ट्रेंच किलन, दूसरी हॉफमैन किलन और तीसरी है टंड किलन। ठीक है, पहली है बुल्स ट्रेंच किलन, दूसरी है हॉफमैन किलन और तीसरी है TUND टंड किलन, तीसरी है टंड किलन। अब इसमें देखना है बुल्स ट्रेंच किलन जो है वो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है और हॉफमैन किलन की क्या प्रॉपर्टीज़ है। 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली, वो ये है, बुल्स ट्रेंच किलन को ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो,
नीड मोर स्पेस, नीड मोर फ्यूल। पर इसमें जो आपकी इनिशियल कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट वो कम होती है, इनिशियल कॉस्ट इज़ लेस। ठीक है। और बूस्ट रेंज की जनरली यूज़ होता है इंडिया में, इसके थ्रू हम बर्निंग करते हैं जनरली इंडिया में। ठीक है, बूल स्ट्रेंच किलन के थ्रू। ठीक है। और इसमें ये भी बात ध्यान रखने वाली है, इसका कोई नो परमानेंट रूफिंग, कोई परमानेंट रूफिंग नहीं होती है, नो परमानेंट रूफिंग। पहली चीज़ हॉफमैन किलन में इसको डिस्कस करने से पहले ये पता होनी चाहिए कि ये सुपीरियर होता है बुल स्ट्रेंच किलन से, तो फिर बाद में खुद चीज़ें समझ आ जाएगी। पहली चीज़ ही सुपीरियर टू बुल्स ट्रेंच किलन, पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है तो यहाँ पे वी नीड लेस स्पेस, वी नीड लेस स्पेस। अब ये सुपीरियर तो परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक, परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक ज़्यादा होगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक ज़्यादा होगा। रूफ जो होगी परमानेंट होगी। ठीक है, तो परमानेंट रूफ की वजह से गुड क्वालिटी ब्रिक ज़्यादा होगा। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर हम ब्रिक की बर्निंग कर देते हैं, ब्रिक को ओवर बर्न कर देते हैं तो वो ब्रिटल हो जाती है। ब्रिक को अंडर बर्न करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है। ओवर बर्नड ब्रिक्स आर ब्रिटल एंड अंडर बर्नड ब्रिक्स आर सॉफ्ट, ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है। इसके बाद हमारी जो बर्निंग होती है वो किस तरह से होती है वो भी पता होनी चाहिए। स्टेज ऑफ बर्निंग किस तरह से होती है। सबसे पहले डिहाइड्रेशन होती है 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के अंदर, जो वाटर स्मोकिंग स्टेज बोलते हैं हम जिसको। डिहाइड्रेशन होगी पहले 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के अंदर, फिर होगी ऑक्सीडेशन, फिर होगी विट्रिफिकेशन, और उसके बाद होगी लो मेल्टिंग क्ले। मतलब ये 400 से लेके 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक हमारी बर्निंग चलती है। ठीक है। और अगर कभी बोलते हैं कि क्वेश्चन आता है कि जो ब्रिक की बर्निंग कितने डिग्री सेल्सियस में थी, तो 900 से 1200 के आसपास का जो टेम्परेचर है वो हम ब्रिक की बर्निंग के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर स्टेज ऑफ बर्निंग का सीक्वेंस कहीं पूछ लिया तो एज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेम्परेचर, तो वो ऐसे हैं। सबसे पहले क्या होगी, डिहाइड्रेशन, ये होती है ऑलमोस्ट 400 से 500 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है। उसके बाद होती है ऑक्सीडेशन। ठीक है, स्टेज 1 इज़ डिहाइड्रेशन, स्टेज 2 इज़ ऑक्सीडेशन। ये होती है ऑलमोस्ट आपके 650 टू 900 डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद होती है विट्रिफिकेशन, उसके बाद होती है विट्रिफिकेशन, ये होती है ऑलमोस्ट 900 टू 1100 डिग्री सेल्सियस में। और उसके बाद जो लास्ट हमारी होती है वो होती है लो मेल्टिंग क्ले, लो मेल्टिंग क्ले, जो कि आपकी ऑलमोस्ट 1250 डिग्री सेल्सियस में तक जाती है, 1250 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। ठीक है, इसको हम हाई मेल्टिंग क्ले भी बोलते हैं। और जो सीमेंट रोटरी किलन टेम्परेचर होता है, रोटरी किलन टेम्परेचर वो होता है 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस का। जो नोट की फॉर्म में आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है, सीमेंट रोटरी किलन टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस का होता है। सीमेंट रोटरी किलन टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा ब्रिक मैशनरी का लास्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन द ब्रिक मैशनरी। जनरली हमारे 4 टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड जो कि बहुत ही इजी है, सबको पता होंगे। उसके बाद इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। जो हमेशा ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है आपका इंग्लिश बॉन्ड, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन ब्रिक मैशनरी। टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन ब्रिक मैशनरी, 4 तरह के बॉन्ड है। ठीक है। सबसे पहला है STRETCHER, स्ट्रेचर। सबसे पहला है स्ट्रेचर बॉन्ड। सेकंड है हेडर बॉन्ड। थर्ड है
इंग्लिश बॉन्ड एंड द फोर्थ इज फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश में भी दो तरह के होते हैं, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और डबल फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, फ्लेमिश बॉन्ड इसमें जो पहले ही ध्यान रखना है, ये इंग्लिश बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेचर बॉन्ड किस तरह का होता है, हेडर बॉन्ड किस तरह का होता है, और इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड किस तरह के होते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेचर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, स्ट्रेचर जैसे आपकी ये ब्रिक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, दिस इज़ योर ब्रिक। इसका जो ये वाला पार्ट है इसको हम स्ट्रेचर बोलते हैं। इस पार्ट को वी कॉल एज स्ट्रेचर, इस STRETCHER, और इस पार्ट को हम हेडर बोलते हैं। इस पार्ट को वी कॉल एज हेडर। ठीक है, ये वाला पार्ट स्ट्रेचर होता है और ये वाला पार्ट हेडर होता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है ब्रिक का वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये हेडर है आपके, सॉरी स्ट्रेचर है, 19 सेंटीमीटर वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये 19 है, ये 9 है, तो 19 इंटू 9 सेंटीमीटर फेस जो होता है वो आपका मॉड्यूलर ब्रिक का यूज़ होता है इसमें ब्रिक मशीनरी में। इस बॉन्ड में, स्ट्रेचर बॉन्ड में, सारी जो ब्रिक्स है वो अरेंज होती है स्ट्रेचर कोर्सेज के थ्रू, मतलब स्ट्रेचर कोर्सेज में, और कोई ना किसी ब्रेकेबल जॉइंट वाला वाली ब्रिक हम यूज़ नहीं करते हैं इसमें। और जनरली स्ट्रेचर मशीनरी यूज़, ब्रिक मशीनरी में जो हम स्ट्रेचर बॉन्ड का जो ब्रिक मशीनरी है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, नोट की फॉर्म में लिख लो चाहे इसको, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ ब्रिक थिक मशीनरी वॉल। ये क्वेश्चन आता है इसका, इसका यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ, इसका मतलब क्या है, हाफ ब्रिक थिक मशीनरी वॉल। मतलब अगर हमने सिंगल वॉल लगाई है स्ट्रेचर की, तो सिंगल मतलब एक एक ब्रिक की हमने इसकी मशीनरी लगा दी है, तो क्या होगा, ये आपकी एक हाफ ब्रिक थिक मशीनरी वॉल होगी। अगर हमने डबल इसकी मशीनरी की है तो वो 1 ब्रिक थिक मशीनरी वॉल होगी। अदरवाइज विद द सिंगल मशीनरी, मतलब आपने सीधा स्ट्रेचर बॉन्ड लगा दिए हैं एक पूरी वॉल पे, तो उसको बोलेंगे हम इसको बोलेंगे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ ब्रिक थिक मशीनरी वॉल। दूसरा है हमारा हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड मतलब इसमें हमारा ये फेस विजुअलाइज होता है, ये फेस हमारे को दिखता है सामने। ठीक है, तो मतलब इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, सारे हेडर हैं। ये आपके इधर इस साइड 9 होगा, इस साइड भी जिसकी थिकनेस होगी वो 9 होगी, 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो होगा 1 ब्रिक थिक मशीनरी वॉल में, और जो शॉर्टर फेस होगा ना ब्रिक का 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर, वो विजुअलाइज होगा हमारे को। ऑल ब्रिक्स विल बी अरेंज इन हेडर कोड्स। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसकी नोट की फॉर्म में लिख लो, कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 ब्रिक थिक मशीनरी वॉल। ठीक है, इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा उसको हम इस तरह से बोलेंगे 1 ब्रिक थिक मशीनरी वॉल। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट बॉन्ड है वो है हमारा इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड हमारा इम्पोर्टेंट बॉन्ड है। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, मतलब पहले इसका हम यूज़ ऐसे करेंगे, देखो जो हम इसको अल्टरनेट कोर्स में लगाते हैं, एक हेडर का हो गया, एक स्ट्रेचर का हो गया। ठीक है, एक रो मतलब हेडर की होगी पूरी, एक रो की स्ट्रेचर की, इस तरह से इसका यूज़ होता है। ठीक है, जैसे
ये ले लो, यहाँ पे आपके स्ट्रेचर लग गए 3, ठीक है। इसके बाद आप लगाओगे हेडर, ठीक है। तो जैसे ये पहला इस तरह से, और ये आपका एक और स्ट्रेचर कोर्स, मतलब स्ट्रेचर रो लगेगी, ठीक है। ये वाला है हेडर का, ये वाला है स्ट्रेचर का। अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर यूज़ होते हैं इसमें, ठीक है। पहली चीज़ ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। पहला STRETCHER, अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। ये किसी भी मतलब ये जो मशीनरी है किसी भी थिकनेस के लिए यूज़ हो जाती है। और इंग्लिश बॉन्ड में अगर हमारे कॉन्टिन्यूटी ब्रेक करनी है, इस बॉन्ड में हमारे अगर कॉन्टिन्यूटी ब्रेक करनी है, यूज़, ये भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इसमें अगर हमारे को कॉन्टिन्यूटी ब्रेक करनी है तो क्वीन क्लोजर यूज़ होता है, ठीक है। टू ब्रेक कॉन्टिन्यूटी क्वीन क्लोजर इज यूज्ड। क्वीन क्लोजर क्या होता है, जब हमारी ब्रिक जो है हाफ कट होती है पर लॉन्गिट्यूडनली कट होती है, उसको हम क्वीन क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही ध्यान में रखने हैं। अगला है फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड, अब फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होगा, फ्लेमिश बॉन्ड में एक ही कोर्स में हेडर भी होगा स्ट्रेचर भी होगा, अल्टरनेटिवली होगा, ठीक है। जैसे इसमें इंग्लिश बॉन्ड में पहले एक कोर्स में स्ट्रेचर था, दूसरे कोर्स में हेडर, फिर स्ट्रेचर, ठीक है। इन फ्लेमिश बॉन्ड व्हाट विल हैपन, इसमें पहले स्ट्रेचर आ गया, फिर हेडर आ गया, फिर स्ट्रेचर आ गया, फिर हेडर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा, पहले हेडर आ गया, फिर स्ट्रेचर आ जाएगा, फिर हेडर आ जाएगा, फिर स्ट्रेचर आ जाएगा, फिर से हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर, ठीक है। इस तरह का इसका कंस्ट्रक्शन होगा फ्लेमिश बॉन्ड की मशीनरी का, ब्रिक में फ्लेमिश बॉन्ड की ब्रिक मशीनरी का, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखो, ईच कोर्स कंप्राइज ऑफ अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर। इसमें भी समहाउ टू ब्रेक कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए क्वीन क्लोजर यूज करते हैं हम। टू ब्रेक कॉन्टिन्यूटी क्वीन क्लोजर इज यूज्ड। और जो फ्लेमिश बॉन्ड है ये, इसके भी दो टाइप हैं, एक है आपका सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, एक है डबल फ्लेमिश बॉन्ड। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और टाइप क्या है इसके, दो तरह के टाइप हैं फ्लेमिश बॉन्ड के, एक है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और दूसरा है डबल फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड क्या बोलता है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड बोलता है जो आपका आउटर फेस है, आउटर फेस ऑफ वॉल है, उसमें क्या है, उसमें फ्लेमिश लुक आती है, उस हैज़ फ्लेमिश लुक, और इनर फेस में इंग्लिश लुक है, इंग्लिश बॉन्ड वाली लुक है, हैज़ फ्लेमिश लुक, वेयर एज इनर फेस ऑफ वॉल हैज़ इंग्लिश बॉन्ड लुक, ठीक है। डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है, बोथ फेस ऑफ वॉल हैज़ फ्लेमिश लुक, फ्लेमिश बॉन्ड लुक, बोथ फेस ऑफ वॉल हैज़ फ्लेमिश बॉन्ड लुक, ठीक है। और ईच कोर्स कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर, ठीक है। ये आपके टाइप ऑफ बॉन्ड इन ब्रिक मशीनरी।
इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टोन मेशनरी। स्टोन मेशनरी काफ़ी छोटा टॉपिक है, उसमें पर्टिकुलरली हमारे जो सब टॉपिक्स हैं वो है टेस्ट ऑन स्टोन, बाकी जो कुछ प्रोसेस हैं जो स्टोन में यूज़ होते हैं, उसके बाद स्टोन मेशनरी के टाइप है, और जो डिटोरेशन होती है स्टोन में उसका डिस्कशन करेंगे, और जो इम्पॉर्टेंट है रॉक्स और उसकी क्लासिफिकेशन, फिर हम उसका डिस्कशन करेंगे। पहला जो सब टॉपिक है स्टोन में वो है टेस्ट ऑन स्टोन्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्टोन। इसमें फर्स्ट टॉपिक है टेस्ट ऑन स्टोन। 10 तरह के टेस्ट होते हैं, 10 तरह के टेस्ट होते हैं स्टोन में, जिसमें पहला टेस्ट है एसिड टेस्ट। पहला टेस्ट है एसिड टेस्ट। हम स्मॉल और ब्रीफ में डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में, ठीक है। एसिड टेस्ट जो है प्रेफर्ड फॉर किसके लिए यूज़ होता है? सैंड स्टोन्स के लिए यूज़ होता है। पहली चीज़ एसिड टेस्ट, इट इज़ प्रेफर्ड फॉर सैंड स्टोन्स। और दूसरी चीज़, अगर स्पेसिमन में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट इन स्पेसिमन इफ़ इट इज़ प्रेजेंट, तो वो बोलता है, इसका मतलब हो गया कि एजिस जो है ब्रेक हो सकते हैं, एजिस आर ब्रोकन एंड पाउडर इज फॉर्म्ड ऑन सरफेस। तो उसका क्या मतलब हुआ, आपका जो स्टोन है वो उसमें पुअर वेदरिंग रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन द स्पेसिमन तो पुअर वेदरिंग रेजिस्टेंट बोलेंगे उसको, कैनॉट रेजिस्ट फ्रॉम वेदरिंग, ठीक है। या स्टोन हैज़ पुअर वेदरिंग रेजिस्टेंस। इसी तरह एक और है अल्ट्रेशन टेस्ट, ठीक है। अल्ट्रेशन टेस्ट, अल्ट्रेशन टेस्ट, अल्ट्रेशन टेस्ट कहाँ यूज़ होता है? अल्ट्रेशन टेस्ट होता है, ये हमारे स्टोन की वियरिंग कैपेसिटी को बताता है, ठीक है। प्रिडिक्ट्स रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन अगेंस्ट ग्राइंडिंग एक्शन। ये रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होगा, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होगा। प्रेडिक्ट्स रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन, किस में? रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन अगेंस्ट ग्राइंडिंग एक्शन, अगेंस्ट ग्राइंडिंग एक्शन। और यूज़ कहाँ होगा इसका? यूज़ होगा आपका रोड कंस्ट्रक्शन में, रोड, इसका यूज़ होगा रोड कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ स्टोन मेशनरी इज क्रिस्टलाइन टेस्ट। इसमें ये इट डिटरमाइंस द ड्यूरेबिलिटी एंड वेदरिंग क्वालिटी ऑफ स्टोन। क्रिस्टलाइन टेस्ट किस लिए यूज होता है? टू डिटरमाइन ड्यूरेबिलिटी और वेदरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन, वेदरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ stone, to determine durability and weathering characteristic of stone. Next is crushing test, ठीक है। क्रशिंग टेस्ट, क्रशिंग टेस्ट में ये रखना है ध्यान में, जो लोडिंग रेट होता है, लोडिंग रेट होता है आपका 14 मेगा पास्कल पर मिनट का। और अगर क्रशिंग स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी हो, क्रशिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू, वो होता है लोड एट फेलियर बाय एरिया ऑफ लोड बेयरिंग फेलियर, लोड एट फेलियर बाय एरिया ऑफ लोड बेयरिंग फेलियर, एरिया ऑफ लोड बेयरिंग फेलियर, ठीक है। इसके बाद है फ्रीजिंग और थॉइंग टेस्ट। इसके बाद है फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग एंड थॉइंग टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो स्टोन है उसको हम इमर्स करते हैं वाटर में 24 घंटे के लिए। स्टोन इन वाटर, पहले तो 24 आवर्स के लिए,
ठीक है, बाहर निकालेंगे। फिर फ्रीजिंग मशीन होगी, उसमें पुट करेंगे। फ्रीजिंग मशीन है, उसमें डालेंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 12 डिग्री सेल्सियस पे। कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए। ठीक है, उसके बाद कीप इट इन एटमॉस्फेयर। इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे और बिहेवियर चेक करेंगे। एटमॉस्फेयर है ना, कीप इट इन एटमॉस्फेयर, रिपीट द प्रोसेस, रिपीट द प्रोसेस एंड नोट डाउन द बिहेवियर। रिपीट द प्रोसेस एंड नोट डाउन द बिहेवियर। इस तरह से हम फ्रीजिंग और थॉइंग टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद है हार्डनेस टेस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, हार्डनेस टेस्ट। इसमें हम स्टोन की सूटेबिलिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, और जो हार्डनेस टेस्ट होता है ये डेरिस टेस्टिंग मशीन से होता है, डॉरिस टेस्टिंग मशीन से यूज़ होता है। डॉरिस टेस्टिंग मशीन से हम हार्डनेस फाइंड करते हैं स्टोन की, पहली चीज़। और दूसरी, ये यूज़ होता है टू जज द सूटेबिलिटी फॉर यूज़, सूटेबल है भी यूज स्टोन की नहीं है। ठीक है, इसके बाद है हार्डनेस टेस्ट के बाद इम्पैक्ट टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट के बाद है इम्पैक्ट टेस्ट। ये इम्पैक्ट टेस्ट जो है आपकी टफनेस को डिटरमाइन करता है, टू डिटरमाइन टफनेस ऑफ स्टोन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, जो हम टेस्ट को कैसे करते हैं, हम इसमें जो स्टोन है उसको वी स्टार्ट इंक्रीजिंग इट्स हाइट फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू n सेंटीमीटर। मतलब हम उसको गिराते रहेंगे पर्टिकुलर हाइट से। पहले 1 सेंटीमीटर से गिराएंगे, फिर 2, फिर धीरे धीरे n सेंटीमीटर तक ले जाएंगे और गिराते रहेंगे। ठीक है, जब तक हमारा स्टोन है या स्पेसिमेन जो स्टोन है वो हमारा ब्रेक नहीं कर जाता। ठीक है, इसमें n जो होगा हमारा टफनेस इंडेक्स होगा। ठीक है, हम 1 to n सेंटीमीटर तक स्टोन को ले जाएंगे जब तक वो टिल इट ब्रेक्स। ठीक है, इसमें n है टफनेस इंडेक्स। फिर है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, 8th है हमारा माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है क्वालिटी के लिए, टू प्रिडिक्ट द क्वालिटी ऑफ स्टोन। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किस लिए यूज़ होता है? टू प्रिडिक्ट द क्वालिटी ऑफ स्टोन। इसमें हम काफ़ी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में, मतलब स्टोन की प्रॉपर्टी काफ़ी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। जैसे सॉरी, एवरेज ग्रेन साइज, उसका जो जिससे वो बना है स्टोन, उसका एवरेज ग्रेन साइज, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, नेचर ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल या टेक्सचर ऑफ स्टोन, प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस और टेक्सचर एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। इसके बाद है स्मिच टेस्ट। इसके बाद है स्मिच टेस्ट। स्मिच टेस्ट में हम फाइंड करते हैं टू फाइंड क्या, कोई भी सॉल्यूबल मैटर तो नहीं प्रेजेंट है स्टोन में, है ना। टू फाइंड प्रेजेंस ऑफ, स्मिच टेस्ट यूज होता है टू फाइंड प्रेजेंस ऑफ एनी सॉल्यूबल मैटर। किसी भी कोई भी सॉल्यूबल मैटर तो प्रेजेंट नहीं है हमारे स्टोन स्पेसिमेन में, इस उसके लिए हम स्मिच टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करते हैं हम, एक क्या करते हैं इसमें, हम एक बीकर सा लेते हैं, उसमें एक रॉड लगाते हैं, उसके साथ में हम उसको वो करेंगे, विल स्टार्ट स्टीरिंग इट फॉर 60 मिनट्स। ठीक है, उसमें फिर हमारे को साइड में बड़ी सारी चीज़ें मिलेगी अगर हमारा सॉल्युबल मैटर प्रेजेंट है, लाइक ग्लास, चिप्स। ठीक है, नहीं है तो नहीं मिलेगी ये सब चीज़ें। ठीक है, ये हमारा स्मिच टेस्ट होता है। इसके बाद है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किसी भी गुड बिल्डिंग स्टोन की अगर हमने वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू चेक करनी हो तो 24 आवर्स के बाद
after 24 hours if stone is kept in water, it should not it should not exceed 0.60. ठीक है, पहली चीज़। इसमें हम सेचुरेशन कॉफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। सेचुरेशन कॉफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, वो होता क्या है? वो होता है वेट ऑफ इसमें 24 आवर्स के लिए जो हमारी इमर्शन होती थी वाटर में, ब्रिक यहाँ पे स्टोन होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन 24 आवर्स और वाटर एब्जॉर्प्शन 5 आवर्स, जो बॉइलिंग और हीटेड होता था, वो था ब्रिक के लिए। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन कितना एब्जॉर्ब हुआ आपका वाटर स्टोन में, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय टोटल पोरोसिटी। टोटल पोरोसिटी कितनी है आपकी स्टोन की, ठीक है। वो सेम होता है एक तरह से उसकी तरह ब्रिक का जो हमारा सैचुरेशन कॉफिशिएंट यूज़ होता था ना। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये काफ़ी ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा नोन होते हैं। इनसे क्वेश्चन बनते हैं बेसिक से, जैसे आपका हार्डनेस किस टेस्टिंग मशीन से होता है, डॉरिस टेस्टिंग मशीन। इम्पैक्ट टेस्ट क्या मेजर करता है? टफनेस, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टोन। एसिड टेस्ट क्या मेजर करता है? एसिड टेस्ट जो हमने फर्स्ट पढ़ा था वो आपका वो मेजर करता है कि एटमॉस्फेरिक एक्शन रेजिस्ट कर सकता है स्टोन की, नहीं कर सकता है, वेदर आपका वेदरिंग रेजिस्टेंस है या नहीं है ना, टू रेजिस्ट फ्रॉम वेदरिंग। नेक्स्ट टॉपिक है सम प्रोसेस एसोसिएटेड विद स्टोन, ठीक है। सम प्रोसेस एसोसिएटेड विद स्टोन। फर्स्ट, क्वेरिंग। ये होता है प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल स्टोन फ्रॉम रॉक, ठीक है। किसी भी रॉक से नेचुरल स्टोन निकालना, उसको हम क्वेरिंग बोलेंगे। तो इसको आप ऐसे लिख लो, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल स्टोन फ्रॉम रॉक। पहला पॉइंट क्वेरिंग। क्वेरिंग के बाद हम क्या करेंगे? विल डू इट्स ड्रेसिंग, प्रॉपर शेप साइज में लाना किसी भी स्टोन को, है ना। ये वो प्रोसेस है जो स्टोन की शेप देगा, साइज देगा, फिनिश देगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ गिविंग स्टोन प्रॉपर साइज देगा, शेप एंड फिनिश टू रफली ब्रोकन स्टोन। फिनिश टू रफली ब्रोकन स्टोन, ठीक है। ड्रेसिंग के बाद है क्रशिंग। क्रशिंग में क्या करते हैं हम? इसमें हम कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट प्रोड्यूस करते हैं बाय माइनिंग अ सूटेबल रॉक डिपॉजिट, और जो रॉक है उसको हम रिमूव करेंगे बाय ब्रेक डाउन इनटू डिज़ायर्ड साइज यूजिंग क्रशर। जो हमारे क्रशर्स लगे होते हैं, जो एग्रीगेट में हम सपोज हम कोई एग्रीगेट्स बना रहे हैं, या इस तरह से किस तरह से उसकी क्रशिंग की जा रही है किसी क्रशर में, वो एक तरह से क्रशिंग है। ये प्रोसेस क्रशिंग है, ठीक है। क्रशिंग प्रोसेस है इसमें आप सिर्फ ये लिखो, ब्रेकिंग द रिमूव्ड रॉक into desired shape, breaking the removed rock into desired shape। रिमूव कैसे करेंगे इस रॉक को? ये पहले ही जो प्रोसेस होता है ना हमारा माइनिंग प्रोसेस ऑफ सुटेबल रॉक डिपॉजिट, जिसमें हम रॉक का ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सीजनिंग। सीजनिंग में इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम? इसमें
स्टोन की ड्राइंग करेंगे जिसमें मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। बस ड्राइंग ऑफ स्टोन फ्रॉम क्वेरी सैप या कहीं से भी जिसमें मॉइस्चर होगा, ड्राइंग ऑफ स्टोन हैविंग मॉइस्चर, ड्राइंग ऑफ स्टोन हैविंग मॉइस्चर। फिफ्थ है स्टोन पिचिंग, स्टोन पिचिंग, फिफ्थ पॉइंट है स्टोन पिचिंग। इसमें क्या करते हैं स्टोन पिचिंग में, जो जैसे हमने अब स्टोन्स को प्लेस करना है, तो उसमें क्या करेंगे हम, इन जो हमारे लार्ज स्टोन होते हैं उनकी इंटरलॉकिंग करेंगे या प्लेसमेंट करेंगे किसी भी स्लोप्ड सरफेस में। वो कहाँ यूज़फुल होगा, वो इरोजन प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होगा किसी भी स्लोपी एरिया में, ठीक है। स्टोन पिचिंग क्या होता है प्रोसेस, ये होता है इंटरलॉकिंग ऑफ लार्ज स्टोन, इंटरलॉकिंग ऑफ लार्ज स्टोन एंड प्लेसमेंट ऑन अपना स्लोपी एरिया, प्लेसमेंट ऑफ स्टोन ऑन स्लोप्ड सरफेस, प्लेसमेंट ऑफ स्टोन ऑन स्लोप्ड सरफेस, किससे, इरोजन प्रोटेक्शन से बचने के लिए, ठीक है। अब जैसे हमने ब्रिक मैशनरी के टाइप पढ़े थे, 4 तरह के होते हैं, हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, वैसे ही टाइप ऑफ स्टोन मैशनरी है, वैसे ही टाइप ऑफ स्टोन मैशनरी है, ठीक है। उसी तरह से हैविंग टाइप ऑफ स्टोन मैशनरी, ठीक है। स्टोन मैशनरी 2 तरह का होता है, एक होता है रबल मैशनरी, एक होता है रबल मैशनरी और एक होता है एशलर मैशनरी, एक होता है रबल मैशनरी और एक होता है एशलर मैशनरी। रबल किस लिए कहाँ यूज़ होता है, जहाँ जब ये होता है यूज फॉर इरेगुलर शेप ऑफ स्टोन, ठीक है, मतलब रफ वर्क के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है। इसमें प्रॉपर ड्रेसिंग स्टोन की पॉसिबल नहीं होती है, दूसरी चीज़, और ये वाइड जॉइंट्स और रफ ड्रेसिंग के लिए यूज़ होता है जैसे हमने पहले डिस्कस किया। एशलर मैशनरी जो है वो हमारा स्मूथ फेस स्टोन के लिए यूज़ होता है, इसमें हमारी स्मूथ ड्रेसिंग होती है और रेगुलर फाइन जॉइंट्स ऑफ 3 mm थिक यूज़ हो मिलते हैं हमारे को, ठीक है। इसमें क्या है, किस लिए कहाँ यूज़ होता है, ये होता है इरेगुलर शेप ऑफ स्टोन के लिए यूज़, इरेगुलर शेप ऑफ स्टोन में यूज़, ये यूज़ होता है यूज़ फॉर स्मूथ फेस, यूज फॉर स्मूथ फेस ऑफ स्टोन, ठीक है। इस मैशनरी में रफ फेस और वाइड जॉइंट्स होते हैं, रफ, these machineries have, rubble machinery have rough face and wide joint, the rough rubble machinery have rough face and wide joint, ठीक है। और एशलर मैशनरी हैव आपका स्मूथ ड्रेसिंग रख लो या स्मूथ फेस रख लो, स्मूथ ड्रेसिंग एंड रेगुलर फाइन joints and regular fine joints of 3 mm thick, and regular fine joints of 3 mm thick। अब हमने स्टोन मैशनरी से कंस्ट्रक्शन करनी है, बिल्डिंग स्टोन से कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वी शुड बी नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन, ठीक है। इसके लिए वी शुड बी नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है गुड बिल्डिंग स्टोन की, ठीक है। वी शुड बी नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। सबसे पहले अपीयरेंस, अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए उसकी, अपीयरेंस बढ़िया होनी चाहिए, यूनिफॉर्म विद यूनिफॉर्म कलर, ठीक है, गुड एंड यूनिफॉर्म कलर की अपीयरेंस होनी चाहिए, यूनिफॉर्म कलर की अपीयरेंस होनी चाहिए, कैसी,
डार्क कलर होना चाहिए जो कि मोर ज़्यादा ससेप्टिबल होगा वेदरिंग के लिए, ठीक है। अपीयरेंस पहली चीज़ अच्छी होनी चाहिए विद यूनिफॉर्म कलर। क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए गुड क्वालिटी ब्रिक, गुड क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए 100 मेगा पास्कल, मिनिमम 100 मेगा पास्कल। ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन हाई होनी चाहिए ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। हार्डनेस, अब हार्डनेस हम कैसे मेजर करेंगे, हार्डनेस कॉफिशिएंट से मेजर करते हैं। जैसे हमारा हार्डनेस कॉफिशिएंट अगर लेस देन 14 है तो इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर रोड वर्क, है ना, नॉट यूज्ड फॉर रोड वर्क, ठीक है, नॉट यूज फॉर रोड वर्क। रोड वर्क के लिए हमारे को हार्डनेस कॉफिशिएंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17 चाहिए, सुटेबल होगा ये रोड वर्क के लिए, ठीक है, अगर हमारा हार्डनेस कॉफिशिएंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17 है। परसेंटेज वियर बाय एट्रिशन टेस्ट, परसेंटेज वियर बाय एल्ट्रिशन टेस्ट 3% से कम होना चाहिए, परसेंटेज वियर हमारा 3% से कम होना चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन का, और वो रेजिस्टेंट होना चाहिए। रेजिस्टेंट किसका, फायर का रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट टू फायर। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से कम तो होनी ही नहीं चाहिए। गुड बिल्डिंग स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड नॉट बी लेस देन, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.7 से कम नहीं होनी चाहिए, और उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.6, जैसे मैंने पहले बताया आपको 24 घंटे के बाद वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.6। और जो टेक्सचर है उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम क्रैक्स एंड कैविटी, फ्री फ्रॉम क्रैक्स एंड कैविटी, ठीक है। गुड बिल्डिंग स्टोन का जो टेक्सचर रहता है वो फ्री होना चाहिए फ्रॉम क्रैक्स एंड कैविटी। अब हमने जो इम्पैक्ट टेस्ट किया था उसमें जो एन वाज टफनेस इंडेक्स, ठीक है, उसमें जो इम्पैक्ट टेस्ट में हमारा जो एन यूज़ हो रहा था 1 से n सेंटीमीटर तक, ठीक है, उसमें एन जो था वो टफनेस इंडेक्स था। टफनेस इंडेक्स की भी वैल्यू होगी इम्पैक्ट टेस्ट के, जो बाय इम्पैक्ट टेस्ट से मिलता है हमारे को टफनेस इंडेक्स बाय इम्पैक्ट टेस्ट, उसकी वैल्यू भी फ्लो करेगी। जैसे हाई टफनेस होगा जब 19 तक होगी उसकी वैल्यू, ठीक है, मॉडरेट होगा एक टाइम होगा नॉट टफ, 13 से 19 तक मॉडरेट होगा टफनेस इंडेक्स की वैल्यू, है ना, और लेस देन 13 होगा इट विल बी नॉट, जब वो टफ ही नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद है स्टोन जो है सफिशिएंटली रेजिस्टेंट टू वेदरिंग होना चाहिए, वेल सीजनड, और ड्रेसिंग प्रॉपर ड्रेसिंग हुई होनी चाहिए उसकी, ठीक है, वेल सीजनड होना चाहिए स्टोन विद प्रॉपर ड्रेसिंग, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है गुड बिल्डिंग स्टोन की, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में, थ्योरेटिकल चीज़ों में इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। इसके बाद है स्टोन क्वेरिंग। स्टोन क्वेरिंग किस तरह से होती है, स्टोन क्वेरिंग के बाद है स्टोन क्वेरिंग। हैंड टूल से, चैनलिंग मशीन से, और ब्लास्टिंग से, ठीक है, 3 तरह से हमारी स्टोन क्वेरी डिवाइडेड है बाय
हैंड टूल पहला। दूसरा है चैनलिंग मशीन, सेकंड इज चैनलिंग मशीन, थर्ड इज ब्लास्टिंग। इन वे से क्वेरिंग होती है। चैनलिंग मशीन जो है हमारी, ये कैसे ऑपरेट होती है? स्टीम और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होती है। ये स्टीम और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होती है, ठीक है, चैनलिंग मशीन। और ब्लास्टिंग कैसे होती है? ये कहाँ होती है? मतलब बेसिकली होती है लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, यूज इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इट इज़ यूज इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब हमने प्रोसेसिंग ऑफ स्टोन में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें सबसे पहले था क्वेरिंग, फिर ड्रेसिंग, फिर क्रशिंग, सीजनिंग और स्टोन पिचिंग। ठीक है, स्टोन क्वेरिंग 3 तरह से होती है। फिर उसकी ड्रेसिंग कैसे होगी? ड्रेसिंग का भी ड्रेसिंग में मतलब क्यों करते हैं हम ड्रेसिंग, ये पता होना चाहिए। ड्रेसिंग क्यों करते हैं हम? ड्रेसिंग स्टोन की इसलिए करते हैं, पहली चीज़ उसकी टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए है पहला पॉइंट हमारा, इसीलिए हम ड्रेसिंग करते हैं। उसकी हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ड्रेसिंग में मतलब अच्छे से हमारे वो ट्रांसपोर्ट भी हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट और हैंडलिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ड्रेसिंग तब करते हैं ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट प्लस हैंडलिंग कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। एस्थेटिक पर्पस के लिए यूज़ होती है ना। फॉर डिज़ायर्ड अपीयरेंस के लिए भी हम यूज़ करते हैं, डिज़ायर्ड अपीयरेंस, जिससे कि उसकी एस्थेटिक वैल्यू स्टोन मशीनरी की हमारी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, एस्थेटिक वैल्यू इंक्रीज़ होती है। इसके बाद है स्टोन की डिट्योरेशन। तो डिट्योरेशन स्टोन की कैसे होती है? 4 तरह के पॉइंट्स हैं जिससे हमारी स्टोन की डिट्योरेशन होती है। मतलब एक तरह से डिकेइंग, स्टोन की डिकेइंग होना, डिट्योरेशन ऑफ स्टोन। पहला फर्स्ट पॉइंट इज अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। पहला पॉइंट डिट्योरेशन होने का, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, बार बार सूखना और इसका एक तरह से वेट होना, ठीक है। सेकेंड इज फ्रॉस्ट एक्शन, फ्रॉस्ट एक्शन उसको डिट्योरेट कर सकता है, फ्रॉस्ट एक्शन कैन डिट्योरेट द स्टोन। थर्ड इज मूवमेंट ऑफ वाटर या केमिकल, मूवमेंट ऑफ वाटर या स्लैश में लिख लो केमिकल, मूवमेंट ऑफ वाटर केमिकल, ठीक है, या कोई वेजिटेशन ऑफ इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक ग्रोथ, वेजिटेशन या ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, ठीक है, वेजिटेशन और ऑर्गेनिज्म ग्रोथ अगर स्टोन पे स्टार्ट हो जाए तो भी उसकी डिट्योरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद इसको अवॉइड करने के लिए, डिट्योरेशन अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? स्टोन को पहली बात प्लेस करो अलोंग देयर नेचुरल बेड, ठीक है। दूसरी, यूज़ करने से पहले उसकी प्रॉपर सीजनिंग करो। तीसरी, जॉइंट्स जितने कम हो सकते हैं उतने रखो, मतलब जनरली 4 जॉइंट्स की नंबर ऑफ जॉइंट शुड बी लो, और सारे के सारे जॉइंट्स जो है वो फिल होने चाहिए किसी भी कैविटी को लेने के लिए, मतलब दे शुड बी फिल टू रिमूव एनी कैविटी, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग के लिए हमारे को जो स्टोन यूज़ करना चाहिए वो करना चाहिए सिलिशियस स्टोन। जो हमने पहले ही पढ़े थे सिलिशियस स्टोन कैसे होते हैं, उसमें लाइमस्टोन और कैल्सीरियस स्टोन नहीं होते हैं,
पर जो सैंडस्टोन सीमेंटेड विद सिलिशियस बिल्डिंग मटेरियल वो यूज़ हो सकता है, ठीक है। सैंडस्टोन सीमेंटेड विद सिलिशियस building material, it can be used in सिलिशियस स्टोन में। तो ये हमारी प्रिकॉशंस ये होते हैं डिटोरेशन को अवॉइड करने की। और हम हमारा उनको प्रिजर्व करने का भी तरीका होता है, प्रिजर्वेशन उनका डिटोरेशन का। जैसे वी कैन यूज़ कोल टार, है ना, लिंसीड ऑयल, अलसी का तेल, या पेंट, पैराफिन, ठीक है, एसेट्रा। इसके बाद जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टोन और ब्रिक मशीनरी का, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक की क्लासिफिकेशन। दैट टॉपिक विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा भी है। थैंक यू। लेट्स कवर दिस टॉपिक इन दिस वीडियो ओनली, ठीक है। इसमें पहली चीज़ रॉक, ये टॉपिक का प्रॉपर जो हम सारे इसमें क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे रॉक की, कितने तरह के हमारे जो स्टोन्स है वो पूछे जाते हैं, उनके रॉ मटेरियल एग्ज़ाम से, वो इसमें सारे कवर हैं। सबसे पहले रॉक जो है वो क्लासीफाई होता है 3 तरह से, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। 3 पार्ट्स में हम क्लासीफाई करते हैं रॉक को, जिसमें फर्स्ट पार्ट है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो वो इग्नियस रॉक से हो, या मेटामॉर्फिक रॉक से हो, या सेडिमेंट्री रॉक से हो, ठीक है। इग्नियस रॉक वो रॉक होती है जो हमारी लावा के सॉलिडिफिकेशन या उनकी जो एशिज से है, फॉर्म बाय कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा इन लावा और मैग्मा से बनी होती है ये रॉक्स, ठीक है, उनकी कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से। और सेडिमेंट्री रॉक बनी होती है हमारी जो रॉक्स है उनकी वेदरिंग से, ठीक है। तो जैसे इग्नियस रॉक भी फर्दर डिवाइड होता है 2 तरह से, प्लूटोनिक रॉक और वॉल्केनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक जो है वो होती है आपकी इंट्रूसिव, और वॉल्केनिक होती है एक्सट्रूसिव। बोलने का मतलब है इंट्रूसिव मतलब अर्थ के अंदर मिलती है ये इस तरह की रॉक हमारे को, और वॉल्केनिक जो है वो फॉर्म्ड एट द अर्थ में मिलती है। प्लूटोनिक रॉक के फर्दर एग्जांपल्स हैं, जैसे डायराइट, ग्रेनाइट, गैब्रो, पिगमेटाइट, पेरिडियोटाइट। और जो वॉल्केनिक है उसके एग्जांपल है एंडेसाइट, बेसाल्ट, रियोलाइट और डेसाइट। जो एग्जांपल हमारे को ध्यान में रखने हैं वो ये हैं इग्नियस रॉक के। हाईटाइट वाले जनरली हमारे इग्नियस रॉक में होते हैं, ये थोड़ा एक ट्रिक्स ही है, वो ध्यान में रखना है। जैसे ट्रैप बेसाल्ट हो गया, डोलमाइट, ग्रेनाइट, पिगमेटाइट, एंडेसाइट, डायोराइट एंड गैब, मतलब ये 4 तो आप ऐसे देखो, डोलमाइट, ग्रेनाइट, पिगमेटाइट, एंडेसाइट एंड डायोराइट, 5 हो गए। ट्रैप, बेसाल्ट और गैब्रो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये हमारे टोटल 8 एग्जाम्पल हैं इग्नियस रॉक के, जो 8 के 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सेडिमेंट्री रॉक, ये बनता है हमारा वेदरिंग एक्शन से किसी भी रॉक की, ठीक है। इसके जो एग्जांपल हैं वो हैं आपके स्टोन्स जनरली, जैसे मड स्टोन, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, ठीक है। और एक इसमें एक आइट आता है, जो सिर्फ एक आइट आएगा इसमें, लिक्वाइड, ये सेडिमेंट्री रॉक में है, ठीक है। बाकी शेल, जिप्सम, सैंड, ग्रेवल, मतलब जो आपके वेदरिंग एक्शन में एक तरह से नॉर्मल आपको मिलेंगे, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, शेल हो गया, जिप्सम हो गया, मड स्टोन, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, और एक लिक्वाइड होगा, ठीक है। ये आपके सेडिमेंट्री रॉक में आएंगे। और मेटामॉर्फिक रॉक में जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक दोनों अंडरगो करेगी कोई भी प्रेशर या टेम्परेचर चेंज, हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर चेंज, तब हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। अब इसके एग्जांपल भी टेबुलर फॉर्म में है, जैसे हमारी ग्रेनाइट है, ये इग्नियस रॉक है। आफ्टर मेटामॉर्फिज्म इसका हाई चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर के बाद ये ग्रेनाइट किस तरह से बनेगी, जो इग्नियस रॉक है आपकी ग्रेनाइट, ये बन जाएगी जेनेसिस,
ठीक है। ग्रेनाइट रॉक विल बी कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक विच इज जेनेसिस, ठीक है। और बेसाल्ट बन जाएगी लेटराइट, मडस्टोन बन जाएगा, मडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, ये बन जाएगा स्लेट, सैंडस्टोन बन जाएगा क्वार्ट्ज और क्वार्ट्जाइट, और लाइमस्टोन बन जाएगा आपका मार्बल, ठीक है। ग्रेनाइट विल बी कन्वर्टेड, ग्रेनाइट एज इग्नियस रॉक विल बी कन्वर्टेड इनटू genesis, which is a metamorphism after the rock after metamorphism, metamorphic rock. Basalt into laterite, mudstone into mudstone which is a sedimentary rock into slate, mudstone slate में convert हो जाएगा, sandstone into quartz और quartzite, limestone into marble. सेडिमेंट्री रॉक फर्दर 3 तरह से डिवाइड होते हैं, ये इनकी जो आगे इनकी क्लासिफिकेशन है इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होती है। मैकेनिकल रॉक, केमिकल रॉक, ऑर्गेनिक रॉक, है ना, और इलास्टिक रॉक और नॉन इलास्टिक रॉक। बस जो ध्यान में रखना है वो इनके आपको एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या था, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन 2 तरह से डिवाइडेड होता है, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू स्ट्रेटिफाइड रॉक्स एंड अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो लेयर्ड, जिनमें जो रॉक होती है हमारी लेयर्ड स्ट्रक्चर में होती है। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स में जो रॉक होती है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर में नहीं होती है। लेयर्ड स्ट्रक्चर में कौन सी रॉक होती है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और स्लेट। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और स्लेट में हमारी लेयर्ड स्ट्रक्चर में रॉक होती है, और ग्रेनाइट, ट्रैप और मार्बल में हमारी जो रॉक होती है वो लेयर्ड फॉर्म में नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। केमिकल क्लासिफिकेशन जो हम डिस्कस करते हैं, जैसे सीमेंट में हम पढ़ रहे थे, कैलकेरियस रॉक कैसी होगी, कैलकेरियस कंपाउंड, आर्गिलेशियस, सिलिशियस, ठीक है, सिलिशियस। तो कैलकेरियस वो रॉक होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट मेन कंपोनेंट होता है, और उसका एग्जाम्पल है आपका लाइमस्टोन और मार्बल। कैलकेरियस रॉक वो होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट हमारा मेन कंपोनेंट होता है, और उसका एग्जाम्पल है लाइमस्टोन एंड मार्बल। आर्गिलेशियस रॉक हमारी वो रॉक होगी जिसका मेन कंपोनेंट क्ले और एल्यूमिना होगा, जिसका एग्जांपल है मडस्टोन, स्लेट एंड लेटराइट एंड क्ले। मडस्टोन, स्लेट, लेटराइट एंड क्ले। सिलिशियस रॉक हमारी वो रॉक होगी जिसका मेन कंपोनेंट है सिलिका, और इसके एग्जांपल है ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज एंड ट्रैप। सिलिशियस रॉक का मेन कंपोनेंट सिलिका होगा, जिसके एग्जांपल होंगे ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज एंड ट्रैप। आर्गिलेशियस का मेन कंपोनेंट हमारा क्ले और एल्यूमिना होगा, जिसके एग्जांपल है मडस्टोन, स्लेट, लेटराइट एंड क्ले। कैलसीरियस रॉक का जो हमारा मेन कंपोनेंट है कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसके एग्जांपल है लाइमस्टोन, मार्बल एंड मार्बल। जिसमें आपको फोकस देने वाली चीज़ें हैं वो ये है। पहली चीज़, एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक, ट्रैप, बेसाल्ट, डोलमाइट, ग्रेनाइट, पिग्मेटाइट, एंडेसाइट, डायोराइट एंड गैब्रो। दूसरी चीज़, एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, मडस्टोन, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लिग्वाइट, शेल, जिप्सम, सैंड एंड ग्रेवल। उसके बाद जो आपके कन्वर्शन होते हैं अपना प्रेशर और टेम्परेचर चेंज से मेटामॉर्फिज्म में मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट से जेनेसिस बनता है, बेसाल्ट से लेटराइट बनता है, मडस्टोन से स्लेट बनती है, सैंडस्टोन से क्वार्ट्ज और क्वार्ट्जाइट बनता है, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है। इसके बाद फिजिकल क्लासिफिकेशन की वैसे अभी इतने कुछ खास क्वेश्चन देखे नहीं मैंने, जैसे स्ट्रेटिफाइड है और अनस्ट्रेटिफाइड के एग्जांपल, पर कैल्सेरियस रॉक, आर्गिलेशियस रॉक और सिलिशियस रॉक फिर इंपॉर्टेंट है इसके एग्जांपल। जैसे कैल्शियस रॉक जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट हो, तो लाइमस्टोन आपको पता है कैल्शियम है, लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया। अब क्ले और एल्यूमिना, जिसमें आर्गिलेशियस रॉक क्ले और एल्यूमिना है, तो क्ले वाले कंपाउंड जैसे स्लेट हो गया, क्ले खुद हो गया, मडस्टोन और लेटराइट, मतलब इनमें नाम से पता लग जाता है कि थोड़ा क्ले ज़्यादा प्रेजेंट है। सिलिका, मेन कंपाउंड जिसमें सिलिका है, सिलिशियस रॉक, उसमें ग्रेनाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ट्रैप हो गया, ठीक है। इस तरह से चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जांपल्स।